हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। तो आज मैं इस वीडियो में ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसको एक बारी देखने में ये मूवी पूरी तरह समझ में नहीं आती है और मूवी की स्टोरी भी इतनी अच्छी है कि आप इसको दोबारा देखना भी चाहेंगे। तो इस मूवी का नाम है इंसेप्शन। इस मूवी को डायरेक्ट करा था क्रिस्टोफर नॉलन ने और इस मूवी पे उन्होंने लगभग 8 साल मेहनत करी थी, इसलिए ये स्टोरी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है और बहुत अच्छी भी है। तो इस मूवी को समझने के लिए आपको कुछ बातें समझना ज़रूरी है, जैसे कि इस स्टोरी में एक टेक्नोलॉजी बनाई गई है गवर्नमेंट द्वारा मिलिट्री फोर्स के लिए, जिसके द्वारा कुछ लोग अपना सपना शेयर कर सकते हैं। मगर ये टेक्नोलॉजी किसी तरह लीक हो चुकी है और कुछ गलत या अच्छे लोगों के हाथ लग चुकी है और अब इस टेक्नोलॉजी को कॉमन लोग भी यूज़ कर पा रहे हैं। तो इस टेक्नोलॉजी के द्वारा कुछ लोग जैसा कि अपना सपना शेयर कर सकते हैं, एक साथ एक ही सपने में रह सकते हैं। और इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि जैसे कि कोई 10 घंटे की नींद लेता है तो वो अपने सपने में 1 हफ्ते का टाइम बिताएगा और उसी सपने में अगर वो सो जाता है और अगर आप सपने के अंदर सपना देखते हैं यानी कि लेवल 1 से लेवल 2 पे जाते हैं तो वो टाइम हो जाएगा लगभग 6 महीने के आसपास। और अगर बाय चांस लेवल 2 में भी सोकर लेवल 3 पे पहुंच जाते हैं यानी कि सपने के अंदर सपना लेवल 3 पे पहुंच जाते हैं तो उस दौरान वहाँ पर कई साल बिता सकते हैं, यानी कि रियल लाइफ में 10 घंटे और फिर नेक्स्ट लेवल पर 1 हफ्ता और फिर उसके नेक्स्ट लेवल पर 6 महीने और उसके नेक्स्ट लेवल पर कई साल। और इससे वापस आने का तरीका एक ही होता है, अपने आप को सपने के अंदर मार डालना। तो जैसे जैसे सपने के अंदर अपने आप को मारते रहेंगे उस तरह से उस सपने से निकलते रहेंगे। और इसी वजह से इस टेक्नोलॉजी को जो भी यूज़ कर रहे हैं वो रियल लाइफ और सपनों में डिफरेंस नहीं कर पाते कि वो रियल लाइफ जी रहे हैं या फिर सपने में जी रहे हैं। और ये चीज़ें उन्हीं लोगों के साथ होती है जो कि इस टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब जैसा कि इस मूवी के मेन कैरेक्टर डॉम कोब और आर्थर, ये दोनों ही कॉर्पोरेट जासूस की तरह काम करते हैं, एक तरह से इलीगल भी बोल सकते हैं। पहले उसको नशे की दवाई देकर और फिर उसके सपने में घुसकर उसके आइडियाज़ चुराते हैं और साथ में इन लोगों को भी नशे की दवाई लेकर सोना पड़ता है ताकि ये भी उस बंदे के सपने में घुस सकें। और ये सभी उस टेक्नोलॉजी उस मशीन के द्वारा होता है जिसमें से कुछ तारें होती हैं और ये सब उन तारों को हाथों में बांधते हैं और इस तरह से ये टेक्नोलॉजी शेयर होती है। और इन ड्रीम एक्सपर्ट्स के पास अपना अपना एक आइटम होता है जिसके ज़रिए ये सपने को और रियल लाइफ को समझ पाते हैं कि ये सपना है या रियल लाइफ है। जैसे कि डॉम कॉब इसमें अपने साथ एक लट्टू की तरह एक चीज़ लेके घूमता है और इस आइटम को टॉटम कहा जाता है, जिसको अगर वो रियल लाइफ में घुमाता है तो वो थोड़ी देर घूम के नीचे गिर जाता है और अगर यही लट्टू को वो सपने के अंदर घुमाएगा तो वो रुकेगा ही नहीं, घूमता रहेगा। तो इससे वो डिफरेंस कर पाता है कि रियल लाइफ है या फिर सपना, ताकि वो उस सपने से निकल सके। तो ये थे कुछ मेन पॉइंट्स जिसके ज़रिए आपको अब कहानी समझने में आसानी होगी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो मूवी स्टार्टिंग होती है जहाँ पर मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कॉब, जो कि एक समुद्र के किनारे पड़े होते हैं और अधमरी हालत में होते हैं और यहाँ उनको काफ़ी एजेड भी दिखाया जाता है। और तभी यहाँ पर एक सोल्जर आता है जो कि एक अनजान शख्स को देखकर उसको चेक करता है और फिर वही सोल्जर कॉब को एक जगह पे लेके जाते हैं और एक शख्स से मिलाते हैं जो कि काफ़ी टाइम से कॉब का ऑलरेडी वेट कर रहा था। असल में ये सीन पूरी तरह एक ड्रीम में होता है जिसके बारे में ये चीज़ आपको आगे पता लगेगी। तो सोल्जर कॉब को जब इस आदमी से मिलाते हैं तो वो शख्स काफ़ी बूढ़ा होता है और कॉब का जो सामान होता है वो उस बूढ़े शख्स को दे दिया जाता है, जो कि होता है एक रिवॉल्वर और एक लट्टू। और इस बूढ़े इंसान का नाम होता है साइतो, जहाँ साइतो कॉब से बोलता है कि तुम्हारी तरह एक इंसान मुझे काफ़ी साल पहले मिला था और उसके पास भी यही 2 चीज़ें थी। और इसी के बाद एकदम से मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। अभी यहाँ पर ये सीन वहीं से शुरू होता है जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी और कॉब बैठे होते हैं, मगर इस टाइम पे ये सब जवान होते हैं। अब यहाँ पर कॉब और कॉब का फ्रेंड आर्थर होता है जो कि साइतो के सामने बैठे होते हैं और यहाँ पर ये लोग साइतो के दिमाग से कुछ आइडिया निकालना चाहते थे। तो इसका मतलब ये है कि ये सीन भी एक ड्रीम के अंदर ही होता है। यहाँ पर कॉब बता रहा होता है कि वो एक स्पेशलिस्ट है जो कि सपने चुरा सकता है और यहाँ पर कॉब साइतो से ये भी कहता है कि अगर आपको अपने आइडियाज़, अपने सीक्रेट्स अपने दिमाग के अंदर सिक्योर रखने हैं तो आपको मुझसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जिस पर साइतो बोलता है कि आखिर मैं तुम लोगों को क्यों चूज़ करूँ, और यहाँ पर कॉब बोलता है कि मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। अब क्योंकि साइतो भी कोई सिंपल आदमी नहीं होता, ये भी काफ़ी बड़ा आदमी होता है और दिमाग से तेज होता है, जिसके ज़रिए वो अपना कोई भी सीक्रेट इन लोगों के साथ शेयर नहीं करता और वो कॉब की जाल में नहीं फंसता। और यहाँ पर कॉब का मिशन अनसक्सेसफुल रहता है और साइतो इस चीज़ को समझ के वहाँ से निकल लेता है। अब जब ये मिशन अनसक्सेसफुल हो गया था तो तब ये इस सपने से निकलते हैं तो ये सभी अपने आप को एक और रूम में पाते हैं। अब यहाँ पर साइतो ये चीज़ कहता है
कि ये तो मेरा ही एक पुराना घर है जहाँ पर साइतो पहले कभी रहा करता था। मगर बातों ही बातों में जब कॉब उससे पूछताछ करता है तो साइतो जमीन पे गिर जाता है और साइतो नीचे गिरते ही कहता है कि मेरे घर में इस तरह का कारपेट नहीं हुआ करता था। मतलब कि वो समझ जाता है कि ये भी एक सपना ही है। जहाँ पर साइतो यही बोलता है इन लोगों से कि तुम लोग अभी भी मुझसे कुछ पूछताछ कर रहे हो और मेरे से क्या निकलवाना चाहते हो। अब ये वाला मिशन भी अनसक्सेसफुल आता है और वो सभी इस सपने से भी निकल जाते हैं और ये सभी का सपना चल रहा होता है नैश के दिमाग में। अब यहाँ पता लगता है कि इन लोगों की एक टीम है, यानी कि आप बोल सकते हैं सपने चुराने वालों की, सपनों में से सीक्रेट चुराने वालों की, जिसमें होते हैं कॉब, आर्थर और नैश। नैश एक तरह का आर्किटेक्ट होता है जो कि इस तरह की कला में माहिर होता है कि वो जिस बंदे के भी सपने में से आइडिया चुराना चाहते हैं वो उसको उसी तरह की दुनिया दिखाता है, उसी तरह का आर्किटेक्चर दिखाता है वहाँ पे। और अब यहाँ ये लोग इस चीज में कामयाब नहीं हो पाते तो रियल लाइफ में आके ये लोग वहाँ से, यानी कि ये तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। और थोड़े टाइम में ही साइतो, यानी कि जिसके आइडिया चुराने के लिए उन लोगों ने एक मिशन बनाया था, वो उनके सामने आ जाता है और उन तीनों में से एक बंदे को पकड़ लेता है, यानी कि नैश को, और अपने कब्जे में ले लेता है। जिस पर कॉब साइतो को बोलता है कि तुम नैश के साथ क्या करोगे, जहाँ साइतो बोलता है कि इससे तुमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए और अगर तुम अपने दोस्त की खैरियत चाहते हो तो तुम अब मेरे लिए काम करोगे, यानी कि कॉब और आर्थर। जहाँ पर ये दोनों ही साइतो से पूछते हैं कि अब हमको तुम्हारे लिए क्या काम करना पड़ेगा। यहाँ पर साइतो एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का नाम लेता है जिसका नाम होता है मॉरिस फिशर, और मॉरिस फिशर एक बहुत ही बड़े पावर प्लांट का मालिक है। यहाँ पर साइतो बताता है कि वो मॉरिस फिशर को बहुत ही बड़ा कंपटीशन मानता है और मॉरिस फिशर जिस प्लान पर काम कर रहा है अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो उसका कब्जा आधी दुनिया पर हो जाएगा और वो ऐसा नहीं चाहता, और जिस काम में वो कॉब और आर्थर की मदद चाहता है। और साइतो बताता है कि मॉरिस फिशर का एक बेटा भी है जिसका नाम है रॉबर्ट फिशर। वो चाहता है कि कॉब और आर्थर किसी तरह उसके दिमाग में एक ऐसा ख्याल बना दें जिसकी वजह से वो अपनी पिता की ही कंपनी को बिखेर दे और जिसका फायदा उठाकर साइतो एक बहुत बड़ी शक्ति बन के उभरे। इस चीज को सुनकर कॉब मना कर देता है। वो कहता है कि मैं किसी के दिमाग में चीज को बिठा नहीं सकता बल्कि उसके आइडियाज चुराता हूँ, क्योंकि किसी के भी दिमाग में किसी चीज को बसा देना इजी नहीं है। जहाँ पर साइतो कॉब को बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपने बच्चों से मिलना चाहते हो और अमेरिका वापस जाना चाहते हो और तुम चाहो तो इस काम में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिस चीज को सुनकर कॉब सोच में पड़ जाता है। असल में कॉब के ऊपर उसकी ही बीवी का मर्डर का केस चल रहा होता है और इसी वजह से वो एक जगह नहीं टिकता था, वो अलग अलग जगह भागता रहता था। लेकिन जब उसने ये ऑफर सुना कि साइतो उसको उसके बच्चों से मिलवा सकता है और वापस से उसकी कंट्री में उसको भेज सकता है तो वो इस ऑफर को मना नहीं कर पाता। अब जैसा कि कॉब यहाँ पर डील कर चुका था तो उसको अपने दोस्त नैश की तरह एक आर्किटेक्ट की जरूरत पड़ती है और इसीलिए वो जाके मिलता है अपने ससुर जिनका नाम होता है प्रोफेसर स्टीफन माइल्स। प्रोफेसर माइल्स एक फिजिक्स के प्रोफेसर होते हैं पेरिस के एक कॉलेज में, जहाँ पर कॉब प्रोफेसर माइल्स से मदद मांगता है कि उसको एक आर्किटेक्ट की जरूरत है। अब यहीं पर एक कंफ्यूजन है कि जब कॉब के ऊपर उसकी बीवी के मर्डर का चार्ज चल रहा है तो माइल्स इसकी मदद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो तो उनकी बेटी थी, मगर उनको कॉब के ऊपर विश्वास होता है कि इसने ऐसा नहीं किया। तो इसलिए माइल्स कॉब की मदद करते हैं और उसको एक लड़की से मिलाते हैं और जिसका नाम होता है एरियाडने। और जब कॉब आर्डियाना से मिलता है तो इसको बताता है कि मुझको एक आर्किटेक्ट की जरूरत है जो कि सपनों के अंदर कई तरह के नक्शे और बिल्डिंग्स बना सके। जितना ज्यादा अच्छा आर्किटेक्चर होगा उतनी ही जल्दी हमारे क्लाइंट उसमें फंसता चला जाएगा, मगर तुमको एक टेस्ट देना होगा जिसमें तुमको एक चक्रव्यूह बनाना होगा जिसको तुम 2 मिनट में तोड़ सको। और इसमें आर्डियाना किसी तरह पास भी हो जाती है। जहाँ पर बातें करते करते कॉब और आर्डियाना एक कॉफी शॉप में बैठे होते हैं, जहाँ पर कॉब आर्डियाना को बताता है कि ये दुनिया भी कोई असली दुनिया नहीं है क्योंकि हम एक सपने में हैं। और इस चीज को विश्वास दिलाने के लिए वहाँ पर कॉब उसको एक सबूत भी दिखाता है जो कि कुछ ब्लास्ट के शेप में होते हैं। इससे पता लगता है कि सपनों के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरह के चीज को बना सकते हैं और मिटा सकते हैं। तो इस चीज को देखकर आर्डियाना काफी ज्यादा चौंक जाती है और फिर वो भी ट्राई करती है कुछ बनाने की और फिर वो अपने दिमाग से नए नए आर्किटेक्चर को बनाने की कोशिश करती है और वो इन चीजों को बहुत ही अच्छे से बना पाती है। वो हूबहू ऐसी चीजों को बनाती है जहाँ से वो कभी निकला करती थी, जैसे कि वो किसी कॉलेज के लिए रास्ता ले आया करती थी या फिर अपने घर की तरफ जाया करती थी। और उसी तरह के इंसान भी उसके सपने में दिखते हैं जैसा कि उसने कभी इमेजिन करा होगा। जहाँ पर कॉब आर्डियाना को ये सब चीजें करने से रोकता है और वो कहता है कभी भी तुम रियल चीजों को, रियल बंदों को सपने में मत सोचना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम सिर्फ सपने में ही रह जाओगी, वहां से बाहर नहीं निकल पाओगी। और इसके बाद हम एक लेडी को आते हुए देखते हैं आर्डियाना की तरफ और इस लेडी का नाम होता है मेल, जो कि कॉब की वाइफ होती है। यहाँ पर वो आते ही आर्डियाना को मार देती है
अब जैसे ही एरियाडनी अपने सपने में मर जाती है तो इसकी वजह से वो रियल लाइफ में जाग जाती है, जहाँ वो अपने आप को एक गैराज में पाती है। और यहाँ पर आर्थर उसको बताता है कि तुम अभी तक अपने सपने में थी। जैसा कि आपको पता ही है कि सपने की दुनिया रियल लाइफ के टाइम के अकॉर्डिंग बहुत तेज होती है, करीबन 20 गुना। और यहाँ एक चीज़ और पता लगती है, सपनों में अगर किसी को चोट लगती है तो उसका दर्द असली जिंदगी में भी होगा। और साथ ही साथ में अगर कोई सपने में ही रह जाता है, सपने में अपने आप को नहीं मार पाता है या किसी तरह उस सपने से नहीं निकल पाता है, तो वो हमेशा के लिए कोमा में चले जाएगा रियल लाइफ में। अब जो काम साइटो ने कॉब को दिया था, उस काम के लिए उसको बहुत ही अच्छी टीम की जरूरत थी। अब जिसके लिए वो एक और बंदे को शामिल करता है जिसका नाम होता है एम्स। तो एम्स एक चीज में बहुत ही माहिर होता है, बहरुपिया बनने में, सपनों में, और ये लोगों का रूप इजीली ले सकता है। और कॉब एक और बंदे से मिलता है जो कि एक जड़ी बूटी का वैज्ञानिक होता है और जिसका नाम होता है यूसुफ, जो कि बेहोशी की दवाई बनाने में काफी माहिर होता है। और जब ये टीम बन जाती है तो ये उस आइडिया पे काम करना शुरू कर देते हैं और छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों पे ध्यान देते हैं। और यहीं पर कॉब बोलता है कि अगर हमको इस आइडिया को सक्सेस करना है, इस आइडिया में कामयाब होना है, तो हमारा काम एक सपने से नहीं चल पाएगा, बल्कि उसके अंदर 3 लेवल और बनाने पड़ेंगे। और यहीं पर कॉब लेवल के बारे में चीज़ें क्लियर करता है कि जैसे कि जिस बंदे को बेहोश करना चाहते हैं उसको सिर्फ वो रियल लाइफ में 10 घंटे के लिए बेहोश कर पाएंगे, और उसी की वजह से सपने के अंदर उनको 1 हफ्ते के आसपास का टाइम मिलेगा। और अगर उस सपने में भी अगर वो दोबारा से सो जाते हैं उसी टाइम के अंदर, तो उनको करीबन 6 महीने के आसपास मिलेंगे। और अगर वो दोबारा से ये चीज़ करते हैं, उस सपने के अंदर भी सो जाते हैं, तो फिर उनको कई साल मिल सकते हैं, करीबन 10 साल। और इनका टारगेट होता है रॉबर्ट फिशर, जो कि मॉरिस फिशर का बेटा होता है, जैसा कि साइटो ने बताया था। तो इन लोगों का प्लान ये होता है कि रॉबर्ट फिशर को वो किसी तरह जब सपने की दुनिया में लेके जाएंगे तो उसके दिमाग को किसी तरह डाइवर्ट करेंगे कि वो अपने पिताजी के कही हुई बातों पे नहीं चलेगा, और फिर उसको दूसरे लेवल तक लेके जाएंगे, यानी कि सपने के अंदर सपने में लेके जाएंगे, जिसमें वो ये उसके दिमाग में भरेंगे कि वो खुद से कुछ कर सकता है, जहाँ पर उसके दिमाग में ये सब चीज़ें डाली जाएंगी कि वो अपने पिताजी से कई बेहतर काम कर सकता है और अलग से कुछ करके दिखा सकता है। और फिर इन सभी को तीसरे लेवल पे भी जाना पड़ेगा, यानी कि दूसरे लेवल पे भी सोकर तीसरे लेवल के सपने में, जहाँ पर उसके पिताजी से उसको मिलवाया जाएगा और उन्हीं के जरिए उसको ये बताया जाएगा कि उनके नक्शे कदमों पे ना चले। अब फिशर को दिखाया जाता है जहाँ पर पता लगता है कि वो हर 15 दिन में एक बार सिडनी से लॉस एंजलिस जाता है और उसकी ये फ्लाइट 11 घंटे लेती है। और इस टीम को, फिशर को इसी दौरान बेहोश करके उसके सपने में जाना है। और यहाँ पर इस टीम के साथ साइटो भी इन्वॉल्व हो जाता है। वो कहता है कि मुझे भी इन सब चीज़ों में शामिल होना है। अब यहाँ एम्स एक और काम करता है, पीटर ब्राउनी, जो कि फिशर के काफ़ी क्लोज है, उनका रूप सपने में लेना है। तो वो यहाँ पर पीटर ब्राउनी से मिलने आता है ताकि वो इनको ढंग से ऑब्जर्व कर सके और उनका रूप ले सके। और यहाँ दिखाया जाता है कि मॉरिस फिशर गुजर चुके हैं, जिसकी वजह से उनके बेटे के सपने में जाने का बिल्कुल सही समय है। तो जब फिशर फ्लाइट में होता है, जहाँ कॉब फिशर के ड्रिंक में नशा मिला देता है और पूरी टीम उसको अपने साथ सपने में ले जाती है। तो इसमें मैं आपको कुछ और चीज़ों के बारे में बताता हूँ, जैसे कि जो नशा दिया जाता है वो होता है सेडेटिव, जिसका टाइम इन लोगों को पता होता है कि इसके जरिए एक इंसान को कितने टाइम तक बेहोश करा जा सकता है, और ये लोग इस टाइम को नोट भी करके रखते हैं। और साथ ही साथ में इस मूवी में एक लैंग्वेज यूज करी जाती है, किक। किक का मतलब कि किसी सपने से जब किसी को निकाला जाता है तो वो किक के जरिए निकला जाता है, उसी चीज को किक बोलते हैं। जैसे कि सपने में ही किसी को गोली मारकर या जान से मारकर सपने से निकालना, या फिर कोई बंदा सपना देख रहा है तो उसकी असल बॉडी को धक्का दे देना ताकि वो अपने सपने से जग जाए। तो जैसा कि अगर आप नॉर्मली सो रहे हैं और आप एक सपना देख रहे हैं, तो अगर आपको उस सपने से बाहर निकालना है तो अगर आपको कोई धक्का दे दे तो आप जग जाएंगे। मगर उसी टाइम अगर आपको नशा दे के सुलाया गया है और आपको कोई धक्का दे तो आप उस सपने से नहीं जग पाएंगे। तो इसी की वजह से ये लोग सपने के अंदर किसी तरह उसको निकालते हैं जान से मार के, और कुछ ऐसे सिग्नल्स देते हैं जिसके जरिए वो पता लगा सकें कि कोई इनको सिग्नल दे रहा है उस सपने से बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ पर जब ये लोग फिशर के दिमाग में घुसते हैं, यानी कि सपने में घुसते हैं, तो इन लोगों को पता लगता है कि फिशर को भी सपनों में घुसने के बारे में सब कुछ पता होता है और उसने यहाँ पर पूरी ट्रेनिंग ले रखी होती है, और इसीलिए इसके दिमाग में ऑलरेडी कुछ सिपाही होते हैं इसको अनजान लोगों से बचाने के लिए या फिर खतरे से बचाने के लिए। और ये ही सिक्योरिटी जो कि फिशर ने अपने दिमाग में बैठा रखी होती है, वो लोग कॉब की टीम पर हमला कर देते हैं, और इसी गोलीबारी के अंदर साइतो को गोली लग जाती है। तो टीम के बाकी मेंबर कहते हैं कि क्यों ना हम इसको यहीं पर गोली मार के
खत्म कर दे ताकि असल जिंदगी में वापस से पहुंच जाए। कॉब इस चीज को करने से मना कर देता है क्योंकि उसको पता होता है कि अगर साइटो को यहाँ मार दिया तो वो लिम्बो में चले जाएगा। अब लिम्बो का मतलब क्या होता है? अब क्योंकि साइटो की रियल बॉडी नशे में है और वो सपने से जग तो नहीं सकता मगर कहीं खो सकता है, तो लिम्बो एक ऐसी ही जगह है कि अगर बॉडी इस स्टेज में नहीं होती, जगने के स्टेट में नहीं होती और सपने में वो बंदा मर जाता है तो वो लिम्बो में चला जाता है। और लिम्बो एक सबकॉन्शियस स्टेट है जहाँ दिमाग ये नहीं बता पाता कि ये एक सपना है और इंसान का दिमाग हमेशा के लिए वहाँ गुम हो सकता है। और जब लिम्बो में कोई पहुंचता है तब उसको ये नहीं पता होता कि आगे पीछे क्या हुआ था, बस वो ये सोचेगा कि वो अपनी असल जिंदगी वहाँ जी रहा है और वहाँ पर सालों बिता सकता है। और अगर लिम्बो में किसी की मौत होती है तो सपने की हर लेयर एक साथ खत्म हो जाती है और आप सीधा जग कर रियल लाइफ में वापस आ जाते हैं। अब जब ये लोग दूसरे लेवल पर जाते हैं, क्योंकि इस लेवल पर साइटो के पास ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि उसको गोली लग गई है, तो इसी वजह से ये लोग अब दूसरे लेवल पर जाते हैं। तो इसीलिए ये लोग एक वैन में बैठ जाते हैं और फिशर को एक कपड़े से ढककर और फिर उसको सेडेटिव सुंघा देते हैं, यानी कि नशे का पदार्थ। और यहाँ पर यूसुफ होता है जो कि इस वैन का ड्राइवर होता है और उसको इसी लेवल पर रुकना होता है। और यहाँ पर यूसुफ को छोड़कर बाकी सब उसी मशीन के जरिए अब लेवल 2 पे चले जाते हैं। अब इस लेवल में फिशर के पास कॉब आता है जहाँ पर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है, जहाँ वो खुद को हेड ऑफ सिक्योरिटी बताता है फिशर के सपने का। और यहाँ पर कॉब किसी तरह फिशर के दिल को जीतने के लिए भी आता है और यहीं पर फिशर को ये यकीन दिलाया जाता है कि वो इसी की मदद के लिए आया है और अंतर्मन के चोरी करने वाले बंदों से बचाने के लिए आया है। अब कॉब यहाँ वो फिशर को कहता है कि तुम यहाँ सपना देख रहे हो, मगर फिशर यहाँ बताता है कि इससे पहले शायद वो किसी वैन में था और कुछ लोगों ने उसको किडनैप कर लिया था और शायद वहाँ पर पीटर ब्राउनी भी था। और यहाँ पर फिशर को पीटर के खिलाफ भड़काया जाता है, जिस पर कॉब भी फिशर को कन्विंस करता है कि पीटर ही है इन सब चीज़ों के पीछे, क्योंकि उसकी शायद नीयत खराब है जायदाद को लेके। और यहाँ पर फिशर सोचता है कि हो सकता है कि वो उसकी जायदाद हासिल करना चाहता हो और फिशर को यहाँ विश्वास दिलाया जाता है कि ये उसका सपना है और जबकि ये सब आर्थर के ड्रीम में होते हैं। आर्थर और अरियाडने रूम नंबर 491 में आते हैं और ये रूम 528 रूम के ठीक नीचे होता है। ये नंबर इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि ये नंबर वही है जब स्टार्टिंग में कॉब फिशर से मिला था तो यहाँ पर एक लड़की उससे फ्लर्ट कर रही थी, यहाँ पर उसने फिशर को एक नंबर दिया था। तो कॉब यहाँ पर फिशर को बोलता है कि चलो उसी नंबर को हम ट्राई करते हैं। अब इस रूम में घुसकर आर्थर उसकी सीलिंग पर एक बॉम्ब प्लान कर देता है। अब कॉब फिशर के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स गोली मार देता है और उसको साथ में ये विश्वास दिलाता रहता है कि ये सब ब्राउनिंग कर रहा है, जहाँ पर कॉब उसको बचा रहा है। तो जहाँ पर ये लोग 528 नंबर में घुसते हैं और यहीं पर एम्स उनकी मदद करता है ब्राउनी का पैरपिया बन के। तो जब ये लोग रूम के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पर एम्स ब्राउनी बन के आता है। यहाँ पर फिशर को विश्वास दिलाया जाता है कि ब्राउनी एक विश्वासघाती इंसान है और ये भी जताया जाता है कि अब वो लोग ब्राउनी के दिमाग में जाएंगे ताकि वो सारे राज उगलवा सकें इससे। अब यहाँ पर ये लोग आर्थर के दिमाग के अंदर होते हैं, मगर ये लोग फिशर को किस तरह विश्वास दिलाते हैं कि लेवल 2 पे हम आपके सपने में हैं, यानी कि फिशर के सपने में हैं और अब हम ब्राउनी के सपने में जा रहे हैं, बल्कि ये लोग जा रहे होते हैं एम्स के सपने में। और अब हम देखते हैं कि ये लोग सभी एक बर्फीली जगह पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पर एक घर भी होता है जिस पर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है और यहाँ पर इनको किसी तरह सिग्नल मिल जाता है कि 3rd लेवल पर इनके पास सिर्फ 1 ही घंटा होता है, जो कि 2nd लेवल के अकॉर्डिंग 3 मिनट है और रियल वर्ल्ड में कुछ ही सेकंड है। अब लेवल 1 और लेवल 2 में इनके आसपास खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से इनको लेवल 3 में 1 घंटे के अंदर काम ही सारा पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो इनका सारा प्लान चौपट हो जाएगा। और रियल वर्ल्ड में जहाँ पर ये सभी लोग फ्लाइट में हैं और वो फ्लाइट अगर अमेरिका पहुँच जाती है तो कॉब को वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जहाँ की गवर्नमेंट की नज़र में कॉब एक कातिल है, वो भी अपनी बीवी का। अब हमको दिखाया जाता है कि फिशर के सामने एक बहुत ही बड़ा लॉकर होता है और फिशर इसमें कोड डालकर अंदर जाने की कोशिश करता है, मगर तभी यहाँ पर कॉब की वाइफ यानी कि मैल पहुंच जाती है और यहाँ पर आकर ये फिशर को गोली मार देती है, जिसकी वजह से इनके प्लान काफी हद तक फ्लॉप हो जाता है। और साथ ही में ये लोग 2nd लेवल पर उठ नहीं सकते क्योंकि सभी को हैवी डोज दिया होता है बेहोश रहने का। और अब मैल के बारे में बताने का टाइम आ गया है जब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मैल बार बार सपनों में क्यों आती है। मैल कॉब की वाइफ थी। शुरुआती में जब कॉब और मैल सपनों की दुनिया में जाया करते थे तो उनको वहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता था, क्योंकि वो लोग सपनों की दुनिया में कुछ भी बना सकते थे और कैसे भी रह सकते थे। और इन दोनों ने साथ में वादा किया था कि पूरी ज़िंदगी साथ में गुजारेंगे। और इसी दुनिया में काफ़ी बारी आते आते इन लोगों को इतनी आदत पड़ जाती है कि उनको यही दुनिया असली लगती थी और इस दुनिया में बार बार आते आते इनको आदत सी पड़ जाती है
और ये असल जिंदगी और सपने की दुनिया में डिफरेंस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो सपनों के सपने में जाते रहते हैं, अलग अलग लेवल पे जाते रहते हैं और हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं कि असल जिंदगी क्या है और सपने की दुनिया क्या है। और इसी चीज में वो इतनी आगे निकल जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि वो असल जिंदगी जी रहे हैं या फिर वो सपनों में जिंदगी जी रहे हैं। और शुरुआती में जिस लट्टू के बारे में आपको बताया गया था, जिसके जरिए वो पता लगाता है कि ये असल जिंदगी है या फिर सपने की दुनिया है, ये लट्टू असल में उसकी बीवी की होती है, यानी कि मैल की। ये लोग एक बारी को अपने सपनों में करीबन 50 साल तक गुजार देते हैं, अलग अलग लेवल पे जाके। तो जब ये लोग असल जिंदगी में आते हैं तो कॉब की वाइफ मैल असल जिंदगी में और सपनों की जिंदगी में डिफरेंस नहीं कर पाती, और जहां मैल को विश्वास नहीं होता कि वो अभी भी असल जिंदगी में है। और जैसा कि पहले आपको बताया गया था कि असल सपनों की दुनिया से निकलने के लिए उनको अपने आप को मारना पड़ता है। यहाँ पर मैल कॉब को बोलती है कि वो असल जिंदगी में रहना चाहती है और अपने बच्चों के साथ असल जिंदगी में रहना चाहती है। कॉब मैल को बार बार समझाता है कि ऐसा नहीं है, हम असल जिंदगी में ही हैं, मगर मैल इस चीज को नहीं मानती। और जैसा कि उसको लगता था कि वो एक सपना देख रही है, तो उससे निकलने के लिए वो एक होटल की बिल्डिंग के रूम से नीचे कूद जाती है और साथ ही साथ में एक लेटर लिख जाती है कि मुझे मेरा पति मारना चाहता है। और इसी लेटर की वजह से कॉब के ऊपर इल्जाम लगाता है कि उसने अपनी बीवी को मारा था और उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है। और इसी के बाद कॉब का वकील उसकी मदद करता है, उसको बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है यहाँ से भागने का, क्योंकि अगर तुम इस कंट्री में रहोगे तो तुमको पुलिस नहीं छोड़ेगी। और यहाँ पर मैल का रोल ये दिखाया जाता है कि कॉब के सपनों में मैल अभी भी जिंदा है, और जब भी कॉब सपनों में होता है तो उसको मैल की याद आने लगती है, जिसकी वजह से उसके सबकॉन्शियस माइंड में मैल जिंदा हो जाती है। और सपनों में मैल पूरी कोशिश करती है कि कॉब अपनी जान ले ले, ताकि वो भी उसके साथ उसके सपनों की दुनिया में साथ में रह सके, यानी कि मैल और कॉब। और कॉब भी ऐसा ही चाहता था कि उसके सपनों की दुनिया में हमेशा मैल जिंदा रहे, जहाँ पर कॉब हमेशा से खुद को ही दोषी मानता था कि उसी की वजह से मैल ने ये सब किया था और उसकी मौत का जिम्मेदार वो खुद को ही मानता था। अब जैसा कि लेवल 3 में फिशर को गोली लग चुकी होती है, तो इनको यहाँ पर एक प्लान बनाना पड़ता है कि अब यहाँ से वो लोग लेवल 3 से लेवल 4 पर जाएंगे, यानी कि यहाँ पर भी अब ये लोग सो के उसके भी नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे अगले सपने में। अब क्योंकि लेवल 3 में जो बर्फ़ वाला लेवल होता है, इसी में फिशर गोली लगने की वजह से बेहोशी की हालत में पड़ा होता है, तो ये लोग लेवल 4 में जाकर फिशर को कहीं से ऊंचाई से धक्का देकर मार देंगे और फिर यहाँ पर फिशर होश में आ जाएगा। मगर इस काम को पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसी लेवल पर किसी एक बंदे को इनको छोड़ के जाना होगा और चौथे लेवल पर सिर्फ 2 बंदे जाएंगे, और जो कि होते हैं कॉब और एरियाड ने। और उस लेवल पर भी कॉब की वाइफ मैल वहाँ आ सकती है और सारा काम बिगाड़ सकती है, क्योंकि कॉब तो अपना काम ख़त्म करके यहाँ से निकल जाएगा, मगर मैल ऐसा नहीं चाहती थी। मैल चाहती थी कि कॉब भी उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए सपनों की दुनिया में कैद हो जाए। और इसके बाद ही ये दोनों पहुंचते हैं लेवल 4 पर, और ये दोनों ही पहुंचते हैं मैल के पास, जो कि अपने ही पुराने सपने की दुनिया में बस के बैठी होती है। अब इन दोनों को पता होता है कि फिशर मैल के पास ही है, तो यहाँ पर वो किसी तरह मैल को ढूंढते हैं और वहाँ से फिशर को बिल्डिंग से धक्का दे देते हैं, जिसकी वजह से चौथे लेवल पर फिशर खत्म हो जाता है और इसी से वो तीसरे लेवल पर जाग भी जाता है। अब यहाँ से रॉबर्ट फिशर उस लॉकर को खोलता है। अब यहाँ वो देखता है कि उस लॉकर के अंदर उसके पिता होते हैं, जो कि बेड पे लेटे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो रखे हैं और एक तरह से अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। और यहाँ पर रॉबर्ट फिशर पहुंचते ही अपने पिता से माफ़ी मांगता है कि वो उनके जैसा नहीं बन पाया, जिस पर उसके पिता बोलते हैं कि वो कभी निराश थे इस बात पर कि वो उनके जैसा नहीं बन पाया। और इसके ज़रिए ये लोग किसी तरह रॉबर्ट फिशर के दिमाग में बिठा देते हैं कि उसको अपना अलग से ही कुछ सेटअप करना चाहिए और अलग से ही कुछ बन के दिखाना चाहिए, ना कि अपने पिता के बिजनेस को कंटिन्यू रखना चाहिए। जहाँ ये फाइनली डिसाइड करता है कि वो खुद की ही एक कंपनी बनाएगा। और इसी के बाद दिखाया जाता है कि लेवल 3 पे जो सपना होता है वो एक एक करके टूटने लगता है और सभी धीरे धीरे एक एक करके जागने लगते हैं। अब वो सबके सब तो सपने से निकल जाते हैं, लेकिन लेवल 3 पर कॉब और साइतो किस तरह रह जाते हैं। अब यहाँ पर साइतो फंसता इसलिए है क्योंकि उसकी फर्स्ट लेवल पे काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, और उसी के साथ जब वो थर्ड लेवल पे होता है तो उसको वहाँ से उठा नहीं पाते, उसको झटका देने के बावजूद भी। और जब साइतो ही होश में नहीं आता तो ये चीज़ कॉब को अच्छी तरह पता थी कि अगर वो लेवल 3 में ही अटक गया है तो वो भी अगर होश में आ जाएगा और प्लेन अगर अमेरिका पहुंच जाएगा तो उसका भी होश में आने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। इसी वजह से उसको साइतो की मदद की ज़रूरत थी और वो भी उस लेवल पर ही रह जाता है ताकि वो किसी तरह साइतो को अपने साथ वापस ला सके। अब क्योंकि साइतो काफ़ी बड़ा आदमी होता है और उसकी ही सिफारिश के जरिए कॉब बच सकता था अमेरिका में। जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले बताया गया था कि कोई अगर सपनों के बीच में फंस जाता है और उसकी असल बॉडी
होश में नहीं आ पाती तो वो लिम्बो में चले जाता है। तो इसी तरह साइतो भी लिम्बो में चले जाता है और इसके पीछे पीछे कॉब भी वहाँ पर पहुँच जाता है और इसी जगह पर साइतो अपना काफ़ी टाइम बिता देता है, यानी कि लिम्बो में। और कॉब भी उसको काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था। फाइनली कॉब को साइतो मिल ही जाता है काफ़ी सालों बाद। जो सीन हमको स्टार्टिंग में दिखाया गया था वो सीन यही था और जो वहाँ पर बूढ़ा इंसान दिखाया गया था वो साइतो ही होता है। यहाँ पर आके कॉब साइतो को सारी बातें बताता है जिस पर साइतो समझ जाता है और यहाँ पर फाइनली दोनों अपने आप को वहाँ पर मार लेते हैं, जिसके बाद वो लिम्बो से डायरेक्टली असल ज़िंदगी में पहुँच जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में उनको सिर्फ 10 घंटे ही गुजरे होते हैं, जबकि कॉब और साइतो ने अपने सपनों की दुनिया में करीबन 50 साल निकाल दिए होते हैं। और इसी के बाद में साइतो होश में आते ही यूएस पुलिस को फ़ोन लगाता है और कॉब के ऊपर सारे लगे इल्ज़ाम को माफ़ करवा देता है और इसी के बाद कॉब फाइनली अपने बच्चों से मिल पाता है। अब इस मूवी की एंडिंग को लेकर लोगों के मन में हमेशा से कन्फ्यूज़न रही है कि क्या कॉब अभी भी सपनों की दुनिया में ही जी रहा होता है। तो इसमें जिस तरह से स्टोरी को दर्शाया गया है तो इसमें यही दिखाने की कोशिश करी गई है कि कॉब असल ज़िंदगी में वापस पहुंच जाता है और अपने बच्चों से मिल पाता है, जिसके पीछे एंड में एक लट्टू या फिर आप चक्री बोल सकते हैं घूमते हुए दिखाई गई है, मगर उसको गिरते हुए नहीं दिखाया गया लोगों को इसके बारे में सोचते रहने के लिए, क्योंकि ये मूवी एक मास्टरपीस है जो कि क्रिस्टोफर नोलन के द्वारा बनाई गई है। तो इसमें एंड में लोगों के ऊपर ही छोड़ दिया गया है कि वो उनको क्या लगता है कि ये रियल वर्ल्ड में था या फिर अभी भी सपनों की दुनिया में ही था। मगर जो लास्ट में लट्टू दिखाया गया था वो घूम तो रहा था मगर लड़खड़ा भी रहा था और हमेशा से दिखाया गया था कि जो भी सपनों में लट्टू घुमाता था तो वो एक ही मूवमेंट में घूमती रहती थी, लड़खड़ाती नहीं थी। तो इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। तो आप इस मूवी से रिलेटेड जो भी आपकी सोच है, जो भी आपको एंडिंग लगती है, उसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अब ये मूवी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और सोचने पे मजबूर कर देती है, तो इसलिए इस मूवी की टाइमिंग भी थोड़ी लंबी रखी गई है ताकि ये आपको ढंग से समझ में आ जाए। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको ये मूवी की स्टोरी ढंग से समझा पाया हूँगा। तो प्लीज़ इस चैनल को मोटिवेट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।